हे गाइस, व्हाट्स अप। अभी हम लोग आ गए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट बहुत दिनों के बाद। वेदांत, Yes, हाउ आर यू? sir. Fine. देवा, हाउ आर यू? हेलो सर। व्हाट इज अ पीपल? क्या बोल रहे सब लोग? क्या बोल रहे? करोना करोना। मिसिंग कोरोना जिम। को। अरे भाई बहुत टाइम हो गया जिम नहीं गए अभी तो यार। चलो, नेगेटिव बातें बाहर रखते हैं। हम लोग का टॉपिक्स पे बात करते हैं प्रॉपर। ओके, यस, वी हैव गॉट अ यस। लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक। सो फर्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन आया था हम लोग के दोस्त से, न्यूट्रिएंट टाइमिंग के ऊपर। वेदांत, हम्म, सो मैं भी एक ब्रॉड में क्वेश्चन पूछूंगा हाँ। और ओके पहला आंसर देवा देगा, फिर वेदांत। ओके, ओके और फिर ओके रोटेट होके मेरे पे आएगा। ओके। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा। हम्म। सो ठीक है। देवा, पहले तो अपना यस। व्यू बता न्यूट्रिएंट टाइमिंग पे। क्या? सर मतलब पहले क्वेश्चन तो पूछ लो। तेरा व्यूज क्या है न्यूट्रिएंट टाइमिंग पे? मतलब न्यूट्रिएंट टाइमिंग सप्लीमेंटेशन से ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? सप्लीमेंट से ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? हाँ, पिरामिड में, मतलब एक बुक है पिरामिड, न्यूट्रिशन पिरामिड। ओके। यस यस। एरिक एरिक का है ना वो? एरिक हेल्म्स और नहीं नहीं। बहुत लोग। वही अपना हाँ, एरिक। वही 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 वही। एरिक बंटा है। मालूम है ना? ओके। मालूम है। मालूम है मालूम है। तो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रिएंट टाइमिंग सप्लीमेंट से ऊपर ही होगा। हम्म। सप्लीमेंट्स तो डिफर करता है कौन लोग लेते हैं या फिर कौन लोग नहीं लेते, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मतलब मील्स रहते हैं हमारे, जैसे हम इन इन दिस टॉपिक जिस पे हम न्यूट्रिएंट टाइमिंग बता रहे हैं, वो हम्म। तो सभी लोग लेते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है हम्म। सप्लीमेंट से ज़्यादा। ओके, मतलब ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ सप्लीमेंट से लेते हैं ओके। वर्कआउट के पहले या फिर वर्कआउट के बाद। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो वर्कआउट के पहले भी मील लेते हैं, वर्कआउट के बाद भी मील लेते हैं, और इन सब केसेस अगर होगा तो फिर वे लेते हैं। ओके, तो जैसे आगे क्वेश्चन इवॉल्व होगा वैसे उसके आंसर्स भी चेंज होते जाएंगे, उसके ऊपर ठीक है। बात करेंगे फिर। वेदांत, तो अपना ओपिनियन दे। ओके सो मुझे लगता है कि अगर एरिक हेल्म्स ने बनाया तो भाई ने कुछ सोच के बनाया रहेगा, हम्म। क्योंकि ही इज हम्म अ वर्ल्ड रिनाउंड मतलब न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेनर, हम्म। हम्म और बहुत बड़ा कोच है वो। सो द फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड समझते अपन कैसा रहता है। जो पिरामिड का बेस रहता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज रहता है, और एज वी मूव अबव द पिरामिड उसकी इम्पोर्टेंस उतने उतने कम होती जाती है। ठीक है। हम्म तो अगर तू स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग का पिरामिड देखेगा तो सबसे नीचे अडियरेंस रहता है। तो वैसे ही हम लोग न्यूट्रिशन का पिरामिड देखेंगे तो सबसे नीचे एनर्जी बैलेंस, अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद आता है कि एनर्जी टाइम, सॉरी, न्यूट्रिएंट टाइमिंग, और सबसे ऊपर आता है सप्लीमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम सप्लीमेंट्स को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। हम्म। और आई थिंक आई अग्री विद इट, क्योंकि जो तू अपने सिस्टम में डाल रहा है, द मोर इट कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज द बेटर इट इज फॉर यू। और मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स आर लाइक अ सप्लीमेंट एंड इट शुड बी यूज्ड लाइक दैट। हम यस। उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसमें से हम्म। हम लोग ऐड कर सकते हैं। तेरा आवाज प्रॉपर नहीं आ एग्जाम रहा में है। कैसे हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं। हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? नहीं, कट हो रहा है बहुत। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। तो वैसे जैसे हम लोग एग्जाम में सप्लीमेंट लेते हैं और आंसर शीट हम लोग की कंप्राइज करती है आउट ऑफ 100% ऑफ 80%, तो वैसे ही जो हमारा डाइट है, आई बिलीव इट शुड कम फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम नेचुरल होल फूड्स, और जो यस। एडिशनल शुड बी द सप्लीमेंट्स। हम्म। तो according to the pyramid, nutrient timing is below supplements, not in the order of priority but in the pyramid. ठीक है। तो राइट। न्यूट्रिएंट टाइमिंग क्रिटिकल हो जाएगा उन लोग के लिए जो टॉप लेवल एथलीट्स है, और जो मोस्टली जो बॉडी बिल्डिंग में ये करते हैं, compete करते हैं, उन लोग के प्रेप। लिए इम्पोर्टेंट है हाँ, प्रेप करते हैं। ऑफ सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग प्रेप में है अभी हम लोग, मुझे तो इतना बॉडी बिल्डिंग में इतना ये नहीं है, व्हाट यू से, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हम्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा इतना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोग्रामिंग
बहुत ही, वो तो फुल अलग ही एरिया है, उसमें सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स और उसकी प्रोग्रामिंग अलग रहती है बेसिकली एज हम्म कम्पेयर टू पावर लिफ्टिंग। ऑफ सीजन में वो लोग पावर लिफ्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई कांट से एनीथिंग गोइंग इनटू प्रेप, इनटू बॉडी बिल्डिंग शो। मतलब बेसिकली तू ऐसे भी बोल सकता है कि जो मतलब ये जब प्रेप में रहता है तो ये कैलोरी डिफिसिट में रहता है, तो हाँ उसके वजह से ऑब्वियसली। में भी वो सप्लीमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हाँ क्योंकि वैसे भी हो सकता है। सप्लीमेंट्स, हाँ हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स लाइक वे प्रोटीन आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड गेट एब्जॉर्ब्ड वेरी बराबर, और उन लोग को वही चाहिए रहता है, लो कैलोरी राइट। एंड गेटिंग फास्टली एब्जॉर्ब्ड। क्योंकि देख देख मैं कमेंट करूंगा, थोड़ा ये रहेगा कंट्रोवर्शियल रहेगा, लेकिन सब लोगों को पता है कि वो लोग अपने कार्ब्स बहुत कम कर लेते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई हम्म। उन लोग में फटीग सेट होता है और उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। लेकिन जो उन लोग के मसल्स है वो फुल दिखते हैं कि बाद में वो लोग जब रिफीड करते हैं, वो एक अलग कार्ब टॉपिक है, लोडिंग ठीक है। करते हाँ हैं। यस। बराबर। तो जब न्यूट्रिएंट टाइमिंग पे आते हैं ना, तो इन टॉप लेवल एथलीट्स के लिए जो पावर लिफ्टिंग में भी है, उन लोग को न्यूट्रिएंट टाइमिंग मैटर करता है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर उन लोग की रिकवरी अपने को ट्रैक करनी अच्छे से, तो हर मील में इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देना इंपॉर्टेंट है। उससे उन लोग की रिकवरी और जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो सकेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल तूने अगर ब्रेकफास्ट में 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे दिया और बाद में 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे दिया आफ्टर सेकेंड इन सेकेंड मील फॉर एग्जांपल, देयर विल बी हम्म। फ्लक्चुएशंस, ठीक है, इन एब्जॉर्प्शन। बट ये चेंज होता है प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में। इन माय ओपिनियन तू जो अपना टॉप 3 मील्स है, जो मॉर्निंग मॉर्निंग मील, एक लंच हो गया फॉर एग्जांपल, और एक एंड डिनर, ठीक है, ये 3 मील्स को तू सेम रख सकता है, लेकिन इट चेंजेस व्हेन यू मेक द डाइट फॉर प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। जैसे अनिकेत ने पहले बात किया कि हमें बहुत एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है, ट्रेनिंग में, तो कार्ब्स ज़्यादा करना ऑप्टिमल रहेगा, बिकॉज हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम लोग होप करेंगे कि वो ज़्यादा एनर्जी कार्ब से आ रहा है। और राइट। सिंस ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन एब्सॉर्ब करने की जो अपने स्केलेटल मसल्स की जो ये रहती है ना, कैपेबिलिटी और हम्म। क्षमता, वो बढ़ जाती है, राइट। इसलिए हम लोग इसलिए ब्रोस बोलते हैं ना, कि ब्रो साइंस बोलता है कि फटाफट वे प्रोटीन पी लो, वरना कैटाबॉलिज्म हो जाएगा ऐसा वगैरह। सो पोस्ट वर्कआउट इज अ राइट टाइम टू सप्लीमेंट विथ प्रोटीन टू ऑप्टिमाइज मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और कार्ब्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मसल ग्लाइकोजन लूज कर दिया हम लोग ने, एज विच इज यूज्ड एज एनर्जी, वो भी हम लोग एनर्जी। को वापस रिगेन करना पड़ेगा, इसलिए। राइट। और तूने जैसे मेंशन किया कि पोस्ट वर्कआउट, तो पोस्ट वर्कआउट का तो वो जो एक बेसिक मिथ है कि वर्कआउट होने के बाद दूसरे सेकंड ही मतलब वे लेना चाहिए फिर मील लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन कि वो सो जो है कि हाँ। वर्कआउट होने के मतलब दूसरे सेकंड आपको मतलब खाने की जरूरत नहीं रहती। हम्म, आपने 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद भी खाना खाया या फिर आपका जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो लिया तो भी चलता है। हम्म। तो तेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर वेदांत? सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको 3 स्टेप में डिवाइड करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर करता है टोटल आपका जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट कैलोरीज। टोटल, हाँ, कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ हाँ अगर हाँ। आपका जितना भी प्रोटीन और कार्ब्स का आप फुलफिल करते हो इररिगार्डलेस ऑफ न्यूट्रिएंट टाइमिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ज़रूरत नहीं है उस पर ध्यान देने की। सेकेंड ऑफ ऑल राइट। जो बात करते हैं कि अगर ये नहीं ले लिया दो मतलब फटाफट नहीं ले लिया तो भाई मसल लूज हो जाएगा ऐसा वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि जैसे देवा ने बताया अभी, तो 1-2 घंटे के बाद आप भी कर सकते हो। एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि आप 5 to 6 आवर्स के बाद भी अगर प्रोटीन लो, तो कैटाबॉलिज्म इतना होता नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, वो एक्टिवली एनर्जी लूज करती है, जिससे नीड जो होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो आपके वर्कआउट के बाद भी चलते रहता है। तो अगर आपने तभी प्रोटीन ले भी लिया आफ्टर 5 to 6 आवर्स, it still completes your total calorie and protein intake। और नाइस। थर्ड बात है कि जो मैं वे और इसका बात करना था मुझे, वे और नेचुरल प्रोटीन सोर्स, फॉर एग्जांपल एग्स और चिकन। सो सिंस वे इज वे को क्या बोल सकते हैं कि फास्ट एक्टिंग और जल्दी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और हम्म। एंड इट इज इजी टू डाइजेस्ट, राइट। तो मोस्टली लोग उसे प्रिफर करते हैं, जो आई थिंक उन लोगों ने ये सब प्रेफर करना चाहिए सप्लीमेंट्स लाइक वे प्रोटीन, जो लोग आइदर दे आर शॉर्ट ऑन टाइम
क्योंकि उन लोगों को जल्दी रहती है, क्योंकि वो लोग बना नहीं सकते अपने वीडियोस वगैरह। सेकंड आर द टॉप लेवल एथलीट्स ऑब्वियसली। और थर्ड आर पीपल हु हैव डाइजेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर तू तू चिकन और एग को कंसीडर करेगा ना, तो उसे एब्जॉर्ब होने के लिए और डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। नहीं इसमें वेदांत, हमारा I would cut over here. Eggs Okay. actually it's fast acting protein. Eggs Okay, as compared to whey protein. actually दोनों similar ही है, eggs और whey protein, whey concentrate. Okay, okay, my bad. ठीक है, Okay. तो फिर चिकन टाइम लेता है. हाँ, so okay, so that way, so chicken gets absorbed as compared to slowly as whey protein. Is that right? What do you say? Chicken gets absorbed and digested slowly as compared to whey protein. Yes. So yeah, that was my take on nutrient timing. Okay, Okay. nice. So मैंने वेदांत का एक पॉइंट सुना था कार्ब्स का, कार्ब लोडिंग बिफोर एक्सरसाइज. वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे. Mhm. बेसिकली जब आप पावर लिफ्टिंग जैसे वर्कआउट करते हो, वो एनर्जी डिमांड करता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Hmm. It's not a marathon, it's like a sprint. Powerlifting training, basically. Agree? Yes. Yes, obviously. So basically, अगर आपको sprint मतलब explosive exercise करना है, तो आपको quick burst of energy source चाहिए होगा. मतलब Yes, basic because it uses the type 1 muscle fibers. type 1 type 2 या दोनों Yeah. muscle fiber यूज करते हैं हम लोग पावर लिफ्टिंग में, बिकॉज हम लोग का इतना स्पीड होता नहीं है लिफ्टिंग्स में. Yeah. टूवर्ड्स द 80-90% रेंज. Hmm. सो बेसिकली मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई भी आप फास्ट एक्टिंग शुगर फूड, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फ्रक्टोस, आपका बेसिक Yeah. शुगर हो गया, Glucose. Fructose. ग्लूकोज या जो आपको एनर्जी फास्ट दे दे बॉडी में. Hmm. एंड क्रिएटिन कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट, बिकॉज क्रिएटिन बेसिकली इज ए फॉस्फेट एटम, जो आपका जब आप ट्रेनिंग करते हो आपके मसल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो आप जब ट्रेन करते हो, आपका जो एटीपी इट ब्रेक डाउन इनटू एडीपी. Yes. या सो उसके बाद आपका क्रिएटिन क्या करता है, उसको एक फॉस्फेट एटम लेंड करता है एंड इट बिकम्स एटीपी अगेन. सो बेसिकली क्रिएटिन आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है टू बिल्ड अप द वॉल्यूम, मतलब बिल्ड अप द रेपिटेशन वर्क एंड द सेट्स. Yes. और it can help you in the long run if you want to supplement with creatine. As Omar Yusuf says, I'll dance for creatine. Omar Yusuf हम लोग recommend करेंगे follow करने के लिए. What do you say, Vedant? Omar Yusuf Yeah. is a good guy to Omar follow. Yusuf. Yes, I think there are a couple of other powerlifter also. Actually Powerlifting मैं इसके channels. ऊपर एक वीडियो We should इसके ऊपर एक वीडियो बना get रहा हूँ मैं, 2-3 दिन में shout out. पोस्ट करूंगा. Okay, अच्छा. देवा वीडियो बनाएगा, उसको वीडियो देखना, हम लोग लिंक शेयर करेंगे देवा का नीचे. बेसिकली ये कोई इंडियन सेकंड पावरलिफ्टिंग वीडियो चैनल होने है क्या? वाला है. सुनना, मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ. सो फर्स्ट वीडियो विल बी टॉप इंडियन पावर लिफ्टर्स यू मस्ट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. तो उसके अंदर अपने पॉडकास्ट और जो दूसरे और जो लोग हैं वो कोचिंग दे रहे हैं, या फिर जो टॉप एथलीट्स है जिनके मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उनके ऊपर, तो उनको सबको मैं फीचर करने वाला हूँ. और उसके बाद सेकंड वीडियो होने वाला है कि टॉप पावर लिफ्टर्स यू मस्ट फॉलो फॉर इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज. तो उसमें ये सब ओवरऑल मतलब इंटरनेशनली जितने ये उमर यूसुफ हो गया, या फिर एलन थ्राल हो गया, या फिर एरिक हो गए, तो इनके सबके यूट्यूब चैनल्स और सबके लिंक्स वगैरह मैं उन 2 वीडियोस में देने वाला हूँ. या सो दैट मतलब विल बी फन. आई बिलीव कि जो एकदम इजीली एक्सप्लेन करते हैं लोगों को ना, मतलब एकदम कैजुअल वे में, ऐसा मतलब साइंटिफिक वे में नहीं चाहिए मुझे. साइंटिफिक कभी कभी थोड़ा सा ही लगता है, बोरिंग लगता है भाई, क्या मैं पका रहा है ये. मैं उस टाइप का हूँ कि मुझे बहुत साइंटिफिक बहुत बोर होता है. मतलब हाँ. मुझे सिंपल वे में, जैसे अनिकेत एक्सप्लेन करता है ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर वेदांत एक्सप्लेन कर रहा होगा तो मुझे वेदांत का कभी कभी बोर होता है. लेकिन अनिकेत कैसा, अनिकेत को पता है कि मुझे कौन सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा पसंद है, तो मुझे वो मेरे लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन करता है. तो उस हिसाब से मैं सर्च करके लोगों को डालने वाला हूँ. या मतलब जेफ नेपाट भी मुझे पसंद है, पर कभी कभी थोड़ा सा बोर होता है. बोर और होता है एग्जैक्टली. पर ओमार सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है वीडियो में. अलन थ्रॉल, सबसे बेस्ट मुझे एलन थ्राल लगता है उसका कंपेयर टू उमर यूसुफ.
उसका एक अलग ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बाहर निकलता है, ट्रेन एग्जैक्टली। अनटेम्ड। वो वो बंदा मस्त ही है। बहुत अलग है। हम लोग अभी टॉपिक से शिफ्ट हो रहे इवन हैं। इवन कैंडिडो कैंडिडो का भी मतलब पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद आता है, साला अभी वो एकदम अलग हो कार्टूनिस्टिक रहा है। लगता है। अभी अलग हो रहा है कैंडिडो, पहले अलग था, अभी अलग हो रहा है। हाँ, बहुत रेटिंग्स अलग के लिए होता अच्छे है। और अच्छे। कोई नहीं। यस, और सबसे सबसे बेस्ट तो अभी ये चल रहा है, वो ब्रेजर्स वैली, नहीं नहीं, वो उसका नाम क्या है, वो पूरा टैटूज है उसके बॉडी के ऊपर, नाम भूल गया मैं, शिट। कैलगरी बारबेल। कैलगरी बारबेल, उसका क्या राइस एडिटिंग चल रहा है यार। राइस क्रॉचेक। बहुत अच्छा एडिटिंग कर रहा है वो, और क्वालिटी कंटेंट भेज रहा है सब। उसका एडिटर है ना, अच्छा। हम्म। उसने अभी बहुत छोटे इन्वेस्ट किया अपने वीडियोस के ऊपर, बहुत बहुत पहले से। उसको अच्छा नहीं उसका मिल रहा पर। सबसे, हाँ, उसको व्यूज कम मिल रहे बहुत। कोई लेकिन नहीं। ओमर इशफ और वो दोनों एक साथ ही चालू किए थे, लेकिन फिर भी ओमर इशफ बहुत अच्छा ग्रो किया। नहीं, ओमार ये सब बहुत पुराना है। उमर से बहुत हम्म। पुराना, उमर को शायद से 7-8 साल हुए रहेंगे आराम से। 2007-8 में चालू किए जाते होते हैं। नहीं रे, इतना भी ठीक है, एक क्या मिनट, रहेंगे। मैंने एक इतना मिनट, सर्च नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया उसको कभी। लेट मी चेक, सॉरी। OMAR। वी ओनली डील विद फैक्ट्स हियर। लेकिन सुन ना अनिकेत, वो उसने जब उसका चैनल चालू किया ना, उसका डेट आता है, वो हाँ हाँ जब से उसने स्टार्ट किया उसका डेट अलग रहता है। क्योंकि मैंने हाँ। मेरा यूट्यूब चैनल 2012 या फिर 10 में कुछ चालू किया था, लेकिन मैंने पोस्ट करना 2017 में चालू चालू जब किया। तू जब तू सॉरी किसी सॉरी, भी चैनल के अबाउट में जाएगा ना, 2000 अबाउट, 2009। उस उसी चैनल के अबाउट में डिटेल्स रहता है कि उसने कभी स्टार्ट किया था। 2009। अरे वो चैनल कब चालू किया उसने, उसका डिटेल रहता है, लेकिन वो उसने वीडियो है ना, मे भी वो दूसरे साल भी पोस्ट किया होगा, ऐसा भी हो नहीं सकता है। नहीं, लेट मी वो चेक, मैं लेट बता मी रहा हूँ। चेक। ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। इज हाँ कंसिस्टेंट चल, फ्रॉम ओके। 9 years। 9 साल से कंसिस्टेंट है। बाप रे। 9 साल से वीडियो बना रहा है। मैंने उसको चालू किया बाप देखना रे। वीडियो 7 साल पहले। 7 years। बाप रे, 7 साल पहले। 7 साल पहले मैं क्या कर रहा था? मैं 10th में था 7 साल पहले। 10th में था मैं। मैं भी 10th में तू था। 10th तू 10th में था तो फिर सोच कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में था। जूनियर केजी ना। हाँ ना। चलो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट, क्या बात करना है। वॉल्यूम कंसिडरेशन या फिर प्रियंशु का सवाल। टॉस कर रहा है। नहीं, अभी क्या टॉस करेगा। चलो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट, चलो। चलो वेदांत स्टार्ट। The question we got is, how do you predict volume for each athlete? ओके, सो स्टार्ट कैसे करना, देवा या वेदांत? तो अनिकेत तू स्टार्ट कर अभी। अनिकेत तू कर, स्टार्ट कर। हमेशा ओके, हम बात करते हैं। ठीक है। मैं लास्ट सो बात करता हूँ। वॉल्यूम कंसिडरेशन मैं कैसे लेता हूँ अपने एथलीट्स के लिए, बेसिकली क्या होता है, अभी हम लोगों को कभी क्लियर कट पता नहीं होता इसको इतना वॉल्यूम चाहिए, इसको इतना वॉल्यूम चाहिए। जब हम लोग नए होते हैं, मतलब कोई ऐसा नया क्लाइंट आता है, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता उसका वॉल्यूम कितना होता है। सो इससे पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे वो पास्ट में ट्रेनिंग कैसे करता है, हम लोग उससे थोड़ा सा क्लूज ले सकते हैं, बेसिक क्लूज। सो मतलब मैं उससे पूछता हूँ उसका ट्रेनिंग पास्ट कैसा है, उसका ट्रेनिंग कैसा था, स्टाइल पहले, उसका फ्रीक्वेंसी कैसा होता है। सो वो सब पॉइंट नोट करके आई बिल्ड ऑन दैट। मतलब बेसिकली वो बोलेगा अभी मैं पहले 5x5 करता था, सो मैं स्टार्ट करूँगा 5x5 से, देन आई हम्म। शिफ्ट फ्रॉम देयर। सो एक मुझे एक बेसलाइन मिल जाता है, भाई इसका ये वॉल्यूम है, और मैं उसका रिकवरी चेक करता रहता हूँ। अगर उसको फिटिक फील हो रहा है, उसका व्हाट डू यू से स्पीड स्लो हो रहा है लिफ्टिंग के टाइम पे, ओके। मतलब उसको और आरपी। तुझे ऑप्टिमल ऑप्टिमल वॉल्यूम ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता है तुझे, लाइक तेरे क्लाइंट्स का, ऐसा कुछ ड्यूरेशन अगर है उसका 2-3 महीने कुछ। लगता है, 2-3 महीने 2-3 ऑप्टिमल। महीने ओके। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई कि सबके लिए वॉल्यूम डिफरेंट होता है, सबके लिए थोड़ा सा स्टिमुलेंट इधर उधर भी हो गया ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके। सो मैं 2-3 महीने टेस्ट करता रहता हूँ जो इस पे परफेक्ट है, ओके। और वो कितने फ्रीक्वेंसी पे अच्छा परफॉर्म करता है। राइट। क्योंकि देख अभी वो 2 टाइम स्क्वाट, 2 टाइम बेंच और 1 टाइम डेडलिफ्ट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्यों चेंज करूँ? इफ राइट। इट्स इफ इट्स नॉट ब्रोकन, व्हाई चेंज इट? या राइट। ठीक है, मेरा हो गया। अभी वेदांत। देवा मैं तू बात बोल। करता हूँ, यस मैं बात करता हूँ। ओके सो देवा। मेरा भी कुछ ऐसा ही स्टाइल है, जैसे मेरे पास अभी तक टोटल 5 क्लाइंट्स थे, तो मैं सभी के साथ ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो वर्कआउट रहता है वो देखता हूँ। उनमें से एक बेसिक आइडिया आता है कि ये एग्जैक्टली वर्कआउट क्या करता था। तो मैं आइदर
वही वॉल्यूम या फिर उससे कम वॉल्यूम लेके इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा रख के स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसका जो टोटल था वॉल्यूम उसी से स्टार्ट करके उसमें इंक्रीमेंट्स कर सकते हो, या फिर वो स्प्लिट करके फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या फिर एथलीट के ऊपर कि उसको एग्जैक्टली उसके साथ काम क्या करना है। जैसे कभी कभी क्लाइंट्स का सबसे पहला मतलब क्या बोलते हैं नीड यही रहता है कि भाई मुझे सबसे पहले मुझे टेक्निक क्लियर करनी है, तो टेक्निक क्लियर करते समय मैं प्रेफर करता हूँ कि वॉल्यूम कम रखूँ स्टार्टिंग में 1-2 वीक्स में, ताकि वो कम रेप्स में ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर सके। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका टेक्निक मुझे अच्छा लगने लगता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, तो वैसे मैं उसके ऊपर फिर वॉल्यूम ऐड करना चालू करता हूँ। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं उनका सभी का फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है, क्योंकि वो ब्रो स्प्लिट्स या फिर कुछ अलग ही प्रोग्राम यूज करते रहते हैं। तो बेसिकली जब मैं एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड करता हूँ तो वॉल्यूम उसमें ऐड हो ही जाता है, तो मुझे वॉल्यूम के साथ खेलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे सिर्फ यही हमेशा देखना पड़ता है या फिर मॉनिटर करना पड़ता है कि वो एथलीट रिकवर हो रहा है, और उसके हर वर्कआउट के बाद उसका परफॉर्मेंस एटलीस्ट मेंटेन हो रहा है या फिर इम्प्रूव हो रहा है। और ये सब ऑलमोस्ट मॉनिटर करने के लिए, जैसे अनिकेत ने बोला कि 2 से 3 महीने लगते हैं, कुछ एथलीट्स में 1.5-2 महीने में भी पता चल जाता है, या फिर बेसिकली ये सब कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उस एथलीट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बॉडी को कितना अच्छे तरीके से रीड कर सकता है। क्योंकि कोई एथलीट बहुत ही डम रहती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। डम इन द सेंस कि वो मे बी उनके टीनेज में है, तो एक्सप्लोड ऑफ एनर्जी रहता है उनमें कि उनको उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी वॉल्यूम सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है क्लाइंट और कोच के बीच में। तो ये सब बिल्डअप होने के लिए आई गेस टाइम लगता है बहुत। और जैसे ये हो गया तो फिर उसके बाद हम अपना जो बेसिक फ्रेमवर्क रहता है वो उसके ऊपर हम कैरी कर सकते हैं। और जैसे अनिकेत ने बोला कि अगर उसको कुछ इश्यू नहीं हो रहा होगा तो फिर चेंज करने में कुछ पॉइंट नहीं है। सो दैट्स इट। अग्रीड। एक मिनट मुझे थोड़ा डाउट है। देवा ने कुछ तो बोला था। देवा फिर से रिपीट करेगा, फिर से क्या बोला तूने? कौन सा पार्ट? स्टार्टिंग का पार्ट। टेक्निक के ऊपर बोला वो। हाँ, मुझे उसमें थोड़ा डाउट क्या लगा। हाँ, टेक्निक परफेक्ट कैसे होता है? मैं अपने टेक्निक। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन रेपिटेशंस। कर। यस रेपिटेशंस, यस, यस। इसके ऊपर हमने पॉडकास्ट के ऊपर बात किया था। हाँ, तो तेरा पॉइंट में थोड़ा सा ये थोड़ा डाउट था मुझे कि तो ओके जब ओके, हाँ हाँ। व्हाट डू यू से वॉल्यूम कम करता है तो उनका प्रिपेयर्डनेस भी कम हो जाता रहेगा, बिकॉज उनका वॉल्यूम कम हो रहा है। बेसिकली जैसे जैसे अभी तूने बोला कि हम वॉल्यूम से ही टेक्निक अपने इम्प्रोवाइज करते हैं, राइट? और या नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ नंबर रेपिटेशंस। ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ रिपीटिशंस। लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि जब मैं टेक्निक की बात किसी को सिखा रहता हूँ तो फिर मैं एक सेट में ज्यादा से ज्यादा 3 to 6 रिपीटेशन रखता हूँ, सो दैट वो उस स्पेसिफिक रेप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन हाँ उसमें हाँ। सेट्स उसके ज्यादा रहने वाले, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो 3 into 5 हो सकता है, या फिर मतलब 3 repetitions into 5 सेट हो सकता है। मतलब बेसिकली मुझे ये कहना है कि मैं सेट्स एक सेट में कम रिपीटेशन रख के वो वॉल्यूम मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर मुझे टेक्निक की मतलब क्या बोलते हैं असेसमेंट करनी होगी, तो हाँ। मैं ज्यादा क्या बोलते हैं रिपीटेशन एक ही सेट में, या फिर 5 into 5 या फिर 8 into 4 ऐसा कुछ नहीं देता। ये सिर्फ मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो ओके। इसके ऊपर वेदांत, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जब मैं किसी के लिए वॉल्यूम के हिसाब से लिखता हूँ प्रोग्राम, सो मेरे पास कुछ ऐसे सेट पॉइंट्स हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ, मतलब प्री रिक्विजिट्स जो मैं कंसिडर करता हूँ कोई भी किसी को भी एक रेंज देने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि उनका फर्स्ट पॉइंट इज देयर एज एंड देयर जेंडर। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर वो फीमेल रहेंगे, सो दे कैन हैंडल मोर वॉल्यूम। अगर वो राइट। ओवरवेट या फिर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, अगर वो ओवरवेट रहेंगे सो दे कैन हैंडल लेस वॉल्यूम। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है। आफ्टर दैट कम्स देयर एक्टिविटी, मतलब वो जिम के बाहर कितना क्या कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग और दे हैव अ मूविंग जॉब, so you can give them less volume because their recovery can be hindered। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है और उनकी रिकवरी ऑन पॉइंट है, उन लोगों को ज़्यादा घूमना नहीं है,
और उनको दे आर गेटिंग एम्पल स्लीप, सो यू कैन रैम्प अप द वॉल्यूम समवॉट। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि उनका ट्रेनिंग एज क्या है। जैसे देवा ने बोला कि अगर टेक्निक रहेगा तो उन्हें सिखाने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उनकी ट्रेनिंग एज क्या है। तो ट्रेनिंग एज के अकॉर्डिंग तू रिकवरी भी मैनेज कर सकता है, बिकॉज वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम प्रोग्रेस को आगे लेके जा रहा है, लेकिन रिकवरी भी मैटर करती है, क्योंकि अगर तूने ज्यादा वॉल्यूम दे दिया तो उससे रिकवर होना भी डिफिकल्ट है। तो राइट। ये तीन पॉइंट्स हो गए। फिर फिर हर लिफ्ट के लिए या फिर हर मसल के लिए हम लोग के पास सेट ऑफ MEV, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम, मैक्सिमम एडेप्टिव वॉल्यूम एंड मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम रहता है। जब ठीक है, तो जब तू ये Yes. तीनों पॉइंट्स को कंपेयर करता है MEV से, तो मतलब मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम, मतलब तुझे कम से कम उतने सेट्स देने पड़ेंगे तुझे कुछ इफेक्ट दिखने के लिए, या फिर जो तू ये दिया है तूने एक्सरसाइज रिकमेंड की है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए। तो जब भी मैं किसी के साथ स्टार्ट करता हूँ तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि जो मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम का सबसे लो पॉइंट रहेगा, और जैसे जैसे वीक्स बढ़ता है मैं आइदर बढ़ाता हूँ या फिर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ। वो भी डिपेंड करता है कि जो एथलीट है वो कौन से स्टेज पे है। जैसे पहले Right. बात किया था हम लोग ने कौन से ब्लॉक पे, तो पहले बात किया था कि दो अप्रोचेस रहता है, आइदर यू इंक्रीज वॉल्यूम और यू इंक्रीज इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो एक मार्कर हो जाता है स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट का। और जैसे अगर तू वॉल्यूम देखेगा, वॉल्यूम और प्रोग्रेशन का ग्राफ देखेगा ना, तो वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नॉट जीरो, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड बीच में प्लेटो हो जाता है। तो जो प्लेटो होने के पहले जो एक कर्व रहता है ना, जिसमें तेरे को सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है, तुझे वो फाइंड करना है। एज अ पीक। कोच तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ वही, वो जो पीक फाइंड करना है और जितना हो सके उसके साइकिल्स रिपीट करना है, Right. ठीक है। या तो वो Right. फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तू कैसे कैटेगराइज करेगा कि वो तेरा मेन रेंज है वॉल्यूम के लिए। तू देख सकता है कि उसमें तेरी रिकवरी ऑप्टिमल है, तू न्यू PR सेट कर रहा है, या फिर जो तूने वेट्स पहले भी लिए थे यू आर परफॉर्मिंग इट एट अ लोअर RPE देन बिफोर, ठीक है। ये सब सिर्फ मार्कर्स है तेरे को बेस्ट तेरा वॉल्यूम रेंज ये करने के लिए, ढूंढने के लिए। सो नाइस। थैंक यू। सो सो अकॉर्डिंग टू दिस तुझे सिर्फ उसके साइकिल्स रिपीट करने हैं। और जैसे निकित ने बोला कि इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट रिपेयर इट, आई थिंक Right. दैट आफ्टर अ टाइम, नहीं ठीक है बराबर है, तू ये रिपीट कर सकता है बार बार सेम फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, लेकिन आफ्टर टाइम तुझे थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखना पड़ेगा कि, क्योंकि एज अ कोच यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई समथिंग न्यू विद एथलीट बिकॉज इट माइट वर्क, ठीक है। सो Right. Right. इवन इफ यू आर डॉगमेटिक विथ योर अप्रोचेस, तो थोड़ा बहुत तो फ्रीशिप, मतलब फ्रीडम रहना चाहिए टू ट्राई समथिंग न्यू। maybe it is a Right. different cue or a different exercise or variation, just to see how the athlete responds to it. ओके। Right. So yeah, नाइस। I think मुझे लगा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे याद है तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। Okay. ओके। वेदांत का बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, Yes. मुझे सारे पॉइंट्स पसंद आए, डाउट्स एक में भी नहीं है। Yes. थैंक यू। देवा तुझे कुछ डाउट्स है? No. ओके, सो ये अच्छे क्वेश्चंस हो गए। Yes. और एक और क्वेश्चन था Last question. लास्ट, और मैंने थोड़ा सा एक और क्वेश्चन डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, Okay. आप Okay. चेक कर लीजिए। Okay. सो एक एक अच्छा क्वेश्चन आया था। सो ये क्वेश्चन है कि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें डाउन साइड्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मतलब वेदांत का टाइप अलग है, वेदांत ब्लॉक प्रेडिक्शन करता है, Hmm. देवास थोड़ा सा इट्स लाइक व्हाट यू से मिक्स प्रोग्रामिंग करता है, सबका थोड़ा थोड़ा सा मैक्सिमल हो गया, ब्लॉक प्रेडिक्शन हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा वो हो गया, तो उसका सब मिक्स करके डिवाइड करता है। मेरा भी सेम है प्रोग्रामिंग टाइप का। तीनों को ऑलमोस्ट सेम ही है। या मैं तीनों को सेम है लेकिन तीनों एक्सप्लेन बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, दैट्स इट। या हाँ, तो उसमें कम से कम वेरिएबिलिटी आता है ना, क्योंकि हम लोग अपन तीनों का अप्रोचेस अलग रहेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो सेम रहेगा। एंड गोल भी राइट, राइट। सेम बराबर। रहेगा। एंड गोल भी, हाँ या एंड गोल क्या है, बस
to improve strength, right? या टू Yes. गेट स्ट्रॉन्गर Yeah. बेसिकली Yeah. मतलब Hmm. देख सारा प्रोग्रामिंग का एक ही गोल होता है टू गेट स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन Yes. Right. बेसिक वही है हर प्रोग्राम में देख भाई जिसने भी क्वेश्चन लिखा है अच्छा क्वेश्चन लिखा है पर उसको समझना चाहिए इफ यू स्टिक टू एनीथिंग वो you काम get करेगा. stronger you get stronger if Yes. it's a good program and आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड अपने बॉडी को स्टिमुलेट दे रहे हो स्टिमुलेंट्स दे रहे हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का विद प्रॉपर रिकवरी Hmm. तो आप स्ट्रांग होने ही वाले हो बीट एनी प्रोग्राम Yes. आपको कोई भी टॉप लेवल आर्टिस्ट देख लो सब सब अपने अपने कोई भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ डिसिप्लिन से आते हैं Right. मतलब कोई बोरिस शेको है कोई एरिक हेल्म्स का क्लाइंट्स है कोई आरटीएस ट्रेनिंग सिस्टम से है कोई इससे है अपना Elite से है. क्या नाम है Elite उसका FTS से. वही एफटीएस हो अपना गया FTS हो गया. या वेस्ट फिर साइड बाबल काबुकी हो हो गया गया. काबुकी हो गया. वेस्ट साइड बाबल मार्कबेल का स्ट्रॉन्ग जिम तो मार्वेल के स्ट्रॉन्ग जिम में तो वो तो सब कॉन्जुगेट यूज करते हैं लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है. it's basically about discipline and sticking to a Yes. program and seeing and what works for steroids. you and seeing what works for you basically ये क्योंकि देखो वेदांत है ना बहुत बहुत पागल है ये वेदांत. बहुत वेदांत के लिए सही टाइम पे स्टेरॉइड्स जोक मारता है हमेशा. वेदांत के लिए स्टेरॉइड्स वर्क करते हैं तो क्या करें हम लोग यार वेदांत की अरे बॉडी सुन ना, अभी वेदांत देवा अभी एक अभी क्या क्वेश्चन है ले रहा है मुझे. तू वेदांत? हाँ, अभी क्या ले रहा है तू? क्या स्टॉक फिलहाल चले तेरा अभी? फिलहाल साइकिल बंद है यार. कुछ नहीं ले रहा अभी नहीं, फिलहाल कुछ नहीं रहे. यार. फिर तेरे मैन बूब्स बाहर आ जाएंगे. वो सब छोड़ो अरे नहीं, वेदांत क्या एक्चुअली पूछ रहा मैं एक्चुअली एक एक्टोमॉर्फ हूँ ना, तो एक्चुअली मैं अभी हाँ. श्रंक हो गया हूँ. जो मसल है मेरा वो सब चला गया हाँ. है. तो ओके. अगर मेरा पहले से एक्टोमॉर्फ रहता था ना, बॉडी साइज बॉडी टाइप, तो चांसेस था मैं वेट गेन करने का, लेकिन मेरा पूरा ऑपोजिट होता है. इट इज इजियर फॉर मी टू लूज वेट. मेरा वेट गेन हो गया मेरा भी मैंने मेंटेन है अभी. मुझे चेक करना है शायद. मैंने चार ट्रैक किलो नहीं घट गया किया. 4 और किलो बढ़ गया मेरा पिछले एक महीने में मैंने सिर्फ 3 बार वर्कआउट किया है, और 3 बार वर्कआउट मतलब 50 पुशअप्स एंड 10-20 पुलअप्स, दैट्स इट. नंदिनी धवन का है वो क्वेश्चन. विल पावर हाँ लिफ्टिंग एवर बी इन ओलंपिक्स? हाँ तो तेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, या फिर मैं बात करूं? सब लोग अपना ओपिनियन शेयर करें स्टार्ट फ्रॉम देवा ओके. सो अगर पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में आएगा तो मुझे लग रहा है सिर्फ स्क्वाट और डेडलिफ्ट ही आएगा, और वो आने के लिए और बहुत टाइम लगने वाला है. बता नहीं सकते कुछ, क्योंकि अभी बहुत फेडरेशंस का वो बहुत सीन चल रहा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जो मुझे भी हाफ इंफॉर्मेशन है उन सब के बारे में. लेकिन मे बी पावर लिफ्टिंग काइंड ऑफ क्रिकेट जैसे होगा कि उसको ओलंपिक का सपोर्ट भी नहीं लगेगा. मे बी वो इतना अच्छा गेम बढ़ सकता है आगे, लेकिन पूरा पावर लिफ्टिंग का मीट मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक में होगा. ओके जैसे पूरा स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, मुझे लगता है सिर्फ 2 ही इवेंट हो गए, क्योंकि वेदांत बेंच प्रेस ऑलरेडी पैरालंपिक्स में है. ओके पैरालंपिक्स या हम्म. आई वेदांत थिंक पावर लिफ्टिंग तभी ओलंपिक में आएगा जब अक्षय कुमार उस पर मूवी बनाएगा. Agreed. नहीं मेरे नहीं, बुड्ढा Easy answer. इन ऑल सीरियसनेस मुझे लगता है पावर लिफ्टिंग को थोड़ा और 5 to 10 years लग सकता है बड़ा स्पोर्ट बनने के लिए. उतना एक्सपोजर मिलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जितना पॉपुलैरिटी वेटलिफ्टिंग ने जितना पॉपुलैरिटी वेटलिफ्टिंग ने गेन किया है ओवर टाइम, पावर लिफ्टिंग को भी गेन करने के लिए टाइम लगेगा. क्योंकि पावर लिफ्टिंग भी पहले से है, वेट लिफ्टिंग भी पहले से है, लेकिन वेट लिफ्टिंग उस मुकाम तक पहुंच गया कि पब्लिक उसको इतना एंडोर्स कर रहा है, ओलंपिक वगैरह में है, क्योंकि उतने ज्यादा एथलीट्स वगैरह भी है उसमें. और मुझे Right. आई लगता वुड है द क्वेश्चन क्या था कि अगर क्या पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में आएगा, आ सकता है, क्योंकि हम लोग भी होप कर रहे हैं कि आना ही चाहिए ऑब्वियसली. हाँ 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 बस इतना कि टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. और उसके बाद इंडियन एथलीट्स उधर जाने के लिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा. या रियलिटी, ये रियलिटी है. लेकिन इस अगर पे कोई डिनाई नहीं कर सकता. देखो, पता है मैंने एक बार पॉडकास्ट देखा था जो रोगन का, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ स्टडी और दिस इज ट्रू इन्फॉर्मेशन. मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट में सुना था ये चीज कि ओलंपिक्स भी इतने क्लीन स्पोर्ट नहीं है. कोई ओलंपिक्स उसके भी सबके डार्क डार्क साइड होता साइड है. है, उसके भी देखो, डार्क साइड है. सबका डार्क साइड रहता है ना वेदांत भाई. वेदांत ने अच्छा टॉपिक बोला था सबका डार्क साइड होता है बेसिकली क्या होता है जब आप टॉप लेवल पे होते हो सो कोई कोई एथलीट्स स्टेरॉइड्स यूज करते हैं टू बी ऑन द टॉप लेवल फॉर एवर. वो लोग पसंद नहीं मुझे. और बेसिकली आईपीएफ वर्ल्ड्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है. इट्स लाइक कंपेयर्ड टू ओलंपिक्स नाउ डेज आईपीएफ वर्ल्ड्स. हाँ,
मतलब बेसिकली पावर लिफ्टिंग इंडिविजुअल स्पोर्ट बन रहा है, जैसे क्रिकेट या फिर एमएमए वगैरह है वैसे। क्रिकेट मैं वो इंडिविजुअल बताना स्पोर्ट चाह नहीं रहा टीम है। स्पोर्ट है। मैं वो क्रिकेट, सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। ओके हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। सो अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर हो गए। एंड और एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग अनिकेत, मुझे पूछना था वो। पूछे ना। तूने जो भेजा ना उसी में है, हाँ हाँ असुम देसाई का है। सब हाँ हाँ। कैन अ पावर लिफ्टर कैन बी अ बॉडी बिल्डर। उसको तूने देखो, उसका मतलब नाम क्या अगर तूने किसी उसका ने नाम क्या बोला? तूने उसका नाम क्या असुम बोला? देसाई ना, असुम ना, क्या नाम है उसका? असुम, ओम, ओम उसका देसाई, नाम ओम देसाई, ओम। सॉरी। ओम ओम। देसाई, सॉरी, गलत पढ़ा मैंने। हाँ, ओम 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 देसाई। ओके, सो ओम देसाई का क्वेश्चन है कि कैन अ पावर लिफ्टर बी अ बॉडी बिल्डर। सो मेरे ओपिनियन में ये सही इसका आंसर, क्योंकि पावर लिफ्टिंग बेस है सभी स्पोर्ट्स का, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि स्क्वाट, बेंच प्रेस या फिर डेडलिफ्ट आपको हर स्पोर्ट में हेल्प करेगा, और आपका बेसिकली मतलब बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका आई इससे वुड। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सौरभ शेट्टी। वेदांत, पता है तुझे वो यस यस बच्चा? यस। हाँ, अच्छा बच्चा, बोला अरे मैं बच्चा नहीं वो। इसको। वो सिल्वर मेडल एट जूनियर मिस्टर इंडिया। बहुत बहुत सही है वो। सो तो बेसिकली उस उसने भी पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन से स्टार्ट किया, अपना एक बेस बनाया बहुत अच्छा, उसके बाद बराबर उसने बॉडी बिल्डिंग में ट्रांजिशन किया। और ऐसा बराबर। कुछ नहीं है कि पावर लिफ्टिंग की वजह से आपकी वेस्ट बढ़ेगी या फिर ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं। आपकी वेस्ट आपकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और सौरभ की वेस्ट पहले से बहुत छोटी थी। हाँ ठीक है, कोई कोई पावर लिफ्टर्स की वेस्ट बहुत बड़ी दिखती है, उसका एक रीजन वही रहता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा फैट स्टोरेजेस कैरी कर रहे थे, कैरी बराबर। कैरी करते हैं वो, उनका बॉडी वेट ज्यादा हाई रहता है। लेकिन जब वो श्रंक होते हैं तो उनके वो जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर ही आता है। ओके, तो गुड आपकी पॉइंट वेस्ट वेदांत। वगैरह ठीक ऐसे कुछ नहीं होती। देवा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। करना। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपका आपको कोई स्पेसिफिक ये नहीं चाहिए होता, आपको बस हाइपरट्रोफी चाहिए होता है, मसल इनलार्ज करने होते हैं। या राइट। सो आई डोंट बिलीव पावरलिफ्टिंग ट्रेनिंग इज द ऑप्टिमम वर्जन ऑफ इट। ओके। क्योंकि देखो, पावरलिफ्टिंग ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक टू बी स्ट्रॉन्गर इन अ स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। सो ओके, आई डोंट बिलीव कि पावरलिफ्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बट यू कैन डू इट फॉर बॉडी बिल्डिंग। सो अगर हमने ऐसे बात की कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेटर ऑप्शन देन पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग, तो फिर उसका क्या मतलब, सेकंड देखो, डिफरेंस आंसर क्या क्या है? हो सकता बॉडी है? बिल्डिंग डिफरेंस डिफरेंस क्या क्या? है? बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कैसा है, बेसिकली हाइपरट्रोफिक जो भी रेंज ऑफ मोशन होते हैं ना, मतलब आपका बाइसेप कर्ल हो गया, लैट पुल डाउन, काफ रेस। काफ रेज, क्वाड्स के लिए जो भी आप करते हो, हैमस्ट्रिंग के लिए करते हो, ग्लूट्स के लिए करते हो। पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग इज गुड, बट competing for powerlifting and bodybuilding at the same time would be difficult. नहीं नहीं, ही वो ये ये बात हो नहीं बोल सकता रहा है है। भाई। ओके वो ओके ये ओके। बात नहीं बोल रहा है कि मतलब मैं कंपीटिंग एट द सेम टाइम। बोलना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ बेटर देन। डिफरेंट रूट्स दिखा रहा है कि क्या क्या होता है ओके, उस बट बेसिक मेरा एक सॉरी पॉइंट ऑफ सॉरी प्रोसेस व्यू है में। सॉरी कि सॉरी सॉरी। अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो उससे भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं टू बिल्ड अप योर, लाइक द क्वाड्स ऑफ योर क्वाड्स, बेटर देन स्क्वाट। मतलब अगर आपको एक कुछ भी मूवमेंट चूज करना है, फॉर एग्जांपल स्क्वाट आपने चूज किया, तो उससे भी अच्छा वेरिएशन होता है फॉर बॉडी बिल्डर्स टू ट्रेन द क्वाड्स फॉर राइट हाइपरट्रोफी। राइट मेरा, राइट। यू कैन डू इट, पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग यू आप कर सकते हो बट फॉर बॉडी इट्स नॉट बिल्डिंग, पर नेसेसरी, तो ऐसे बोल रहा है। इट्स नॉट ऑप्टिमम। मतलब इतना व्हाट डू यू से, इतना अच्छा आपको ये नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी। वेदांत, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक तुम दोनों का पॉइंट बराबर है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग। ये अनिकेत का पॉइंट बराबर है, और देवा का पॉइंट भी बराबर है कि वो ऑफ सीजन में यूज कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग टाइप ट्रेनिंग, टू यस। एक बेस बिल्ड करने के लिए, बिगिनर भी और ऑफ सीजन में भी। और तो मैं यहाँ देखिएगा। पे एक और ओके। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ओल्ड एरा, मतलब गोल्डन एरा ऑफ पावर लिफ्टिंग, आर्नोल्ड के टाइम पे, वो उस टाइम पे बॉडी बिल्डर्स यूज टू कम्पीट इन अ पावर लिफ्टिंग मीट। रॉनी कोलमैन भी देखा होगा आपने, कम्पीट करते आर्नोल्ड हैं भी पावर। खेल चुका है, फ्रैंको आर्नोल्ड भी खेल खेल चुका है। चुका। हाँ, तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ पावर लिफ्टर्स कांट बी बॉडी बिल्डर्स, पर ये ऑप्टिमम नहीं है आज की डेट पे। ओके। ओके। तो ओके, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ।
ऑफ कोर्स। हाँ, सो मैं सिर्फ पावर लिफ्टिंग को, अगर कोई बॉडी बिल्डर है और उसको फॉर एग्जांपल वो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ कैन आई यूज पावर लिफ्टिंग if I'm a bodybuilder, so I'll say that you can use it in off season to gain some muscle, to build little strength. तो क्यों? क्योंकि Right. अगर तुम पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग देखेगा ना, तो इट इज अ मल्टी जॉइंट मूवमेंट, राइट? कंपाउंड मूवमेंट है, यू आर यूजिंग मल्टीपल मसल्स एट वंस इन वन एक्सरसाइज। और अगर तू बॉडी बिल्डिंग देखेगा ना, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो रहता है, इट इज मोर ऑफ एन आइसोलेशन। आई अग्री दैट देयर आर कंपाउंड मूवमेंट्स, पर उसमें आइसोलेशन ज्यादा रहता है, बिकॉज आइसोलेशन विल लीड टू हाइपोट्रोफी और वन सिंगल मसल, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। तो ऑफ सीजन में पावर लिफ्टिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में जस्ट स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट नहीं आता, उसके वेरिएशंस भी आते हैं। और जो हम लोग यूजुअली असिस्टेंट मूवमेंट्स जो प्रोग्राम करते हैं, फॉर एग्जांपल रोज हो गया, या फिर डंबल प्रेसेस फ्लाइज हो गए, या फिर कुछ भी हो गया, लंजेस वगैरह, वो भी विद टाइम स्ट्रेंथ और साइज बिल्ड कर सकते हैं। तो एक बार तूने साइज बिल्ड कर लिया, यू कैन कट डाउन द फैट व्हाइल स्टिल मेंटेनिंग दैट मसल विद आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं अरे ये एकदम बहुत लोग आपको, फॉलो करते हैं वेदांत एक्चुअली हाँ, इन मैं रियल आपको लाइफ। एकदम फ्रेमवर्क नहीं दे रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इतना वेल वर्स नहीं हूँ पावर बॉडी बिल्डिंग स्टाइल प्रोग्रामिंग के लिए। I will try to educate myself in that area also, but for time being, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, you don't have to follow it literally। अब लेकिन बाकी जो चीजें हम लोग ने एक्सप्लेन की वो आप फॉलो कर सकते हो टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, खुद से प्रोग्राम करना होगा तो। एंड इफ यू वांट अस टू हेल्प यू, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ईमेल अस। या Right. गुड पॉइंट वेदांत। और अनिकेत, अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट दो और क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐड करते हैं हम लोग। अरे ओके, चार कर दो भाई मेरा लोग। क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये मैं पूछता हूँ पहले। पूछूं? पूछना जो नहीं। भी नहीं। यार, नो वन केयर्स, ओके नो वन केयर्स। ओके ओके। So पूछ। so what do you think, which sport is what we say difficult, powerlifting या फिर बॉडी बिल्डिंग? सबसे डिफिकल्ट कौन सा स्पोर्ट है? बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, देख, बॉडी बिल्डिंग, देयर मेरा इज भी वही बॉडी ओपिनियन है। बिल्डिंग। नथिंग सच एज डिफिकल्ट। वो आप पे डिपेंड करेगा आपका साइकोलॉजी कैसे वर्क यस, करती है पर आपका स्पोर्ट की। गोल्स और आपके प्रायोरिटीज क्या है? देख, कोई राइट। के लोग के लिए पावर लिफ्टिंग डिफिकल्ट है, बॉडी बिल्डिंग इजी होगा। कोई के लोग के लिए दोनों दोनों चीज डिफिकल्ट होगा। कोई के लोग के लिए इंडिविजुअलाइज्ड है बहुत बहुत आंसर। इंडिविजुअल होता है, और इट्स अप टू यू, क्योंकि देख बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, बहुत सारे पावर लिफ्टर्स है। राइट राइट यू कांट से इट्स डिफिकल्ट। सबके लिए अपना अपना ये होता है, डिफिकल्टी होती है। राइट। इट्स देख लाइक कितना मैंने स्वीट आस्किंग क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर 2 मिनट में सबने दे दिया। देख ऐसा क्वेश्चन पूछा ना भाई। देख हाँ, तुम लोग ये टाइम खराब ये करते हो। ऐसी बात हो गई। डॉक्टर डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर इंजीनियर्स को बोल दिया कि कौन सा अच्छा प्रोफेशन है। दोनों अच्छे प्रोफेशन है। इट्स अप टू यू, तुम्हें क्या बनना है। नहीं, अगर दोनों मारते इंडियन हैं। कोई आंसर देता हूँ तो मैं दो लाइन इसका आंसर देता हूँ, अगर लोग सुनना रहेगा तो आई थिंक पावर लिफ्टिंग में आपको शॉर्ट में क्या है, आपको बस यू जस्ट हैव टू ईट एंड पिक अप द वेट्स। लेकिन अगर तू बॉडी, मतलब देख, ठीक है, थोड़ा बहुत वन रहता सेकंड, वन है, सेकंड, जैसे तू हायर तेरा लेवल। आवाज कट हो रहा है। तेरा आवाज को डर है, फिर से रिपीट कर। ओके, हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है? एक यस। काम करना, अपना माइक्रोफोन निकाल, कान लगा के बात करो, बेटर रहेगा। एक मिनट होल्ड करा। ये पहले तुझे नहीं सोचा अनिकेत? सोचा था पर हेलो हाँ, बोल। बोल। हेलो हेलो हेलो। अरे बोलना। हेलो। हेलो, हाँ, हाँ बोलो। बोल। आवाज आवाज आ रहा है? हाँ। यस। सॉरी, गलती से स्पीकर बंद हो गया था। ओके। ओके, सो अगर बॉडी बिल्डिंग इन शॉर्ट आपको बताने जाऊँ मैं, तो बॉडी सॉरी पावर लिफ्टिंग अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने जाऊँ, तो पावर लिफ्टिंग आपको बस खाना खाना है और वेट उठाना है, बेसिक। और अगर आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हो, तो आपको रिकवरी मैटर करता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, लाइक आपका वेट मैनेज करना है, इफ यू आर बिकॉज यू आर कम्पीटिंग इन अ वेट क्लास स्पोर्ट। लेकिन अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग में आप ट्रांजिशन करते हो, या फिर अगर बॉडी बिल्डिंग को देखोगे आप, तो बॉडी बिल्डिंग में आपको आपका वेट मेंटेन करना है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर डाइट, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आप थोड़ा स्लैक दे सकते हो। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में इन माई ओपिनियन यू कैन हैव 80% ऑफ गुड फूड, एंड यू कैन फूल अराउंड विद 20%। ऐसा नहीं कि आप जंक खा रहे हो पूरा दिन, ऐसा भी नहीं। हम्म। ठीक है। और
बॉडी बिल्डिंग में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन, बहुत ज्यादा। यस। क्योंकि आप अपने सिस्टम में क्या डालते हो उससे आपका आउटपुट दिखेगा, कितना और बॉडी अच्छा बिल्डिंग की output- ट्रेनिंग भी डिफिकल्ट रहती है कंपेयर टू पावर लिफ्टिंग, ऐसा मुझे लगता है। ओके। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हम्म, एलिट लेवल बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स को न्यूट्रिशन उतना ही मैटर करता है, क्योंकि देख, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है ना, सबके लिए इक्वली मैटर करता है ओके। न्यूट्रिशन। पर बॉडी बिल्डर से कैसा होता है, दे आर ऑन अ कैलोरी डेफिसिट while prepping for the competition because they want to look as shredded as possible, मतलब Yes. इतना। राइट। और पावरलिफ्टर से क्या होता है, टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लाइफ इन द कंपटीशन, पावरलिफ्टिंग मीट और एल्स। राइट। सो न्यूट्रिएंट, मैं यहाँ पे मेरा खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा कि न्यूट्रिएंट दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है एट द एलिट लेवल। ओके। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूव करना है तो न्यूट्रिशन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, न्यूट्रिशन रिकवरी पे, क्योंकि आई वुड बिलीव ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। नहीं, लेकिन हम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, उसमें हाँ, हाँ, क्या हमारा कंट्रोवर्सी। ओपिनियन था कि अपने ओपिनियन में इट्स ज्यादा जस्ट आवर डिफिकल्ट स्पोर्ट कौन ओपिनियन। सा है। या मेरे ओपिनियन में दोनों इक्वल है यार, ऐसा कुछ हम नहीं किसी को है। फाइट नहीं कर रहे ना कि यही सच है या फिर मैंने जो बोला वही एक मतलब या वे है। वी आर दैट्स अ जस्ट पॉइंट शेयरिंग टू आवर टेक ऑन। ओपिनियन। या दैट्स अ यस। पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है ये हम लोग के ओपिनियंस पे हो रही है, और यस। जो स्टार्टिंग में बात हुई थी वो साइंटिफिक टॉपिक से हुई थी। ये हम लोग ये लास्ट वीक जो थोड़ा थोड़ा बिट्स है, Q&A बिट्स बोलते हैं हम लोग इसको, ये हम लोग को यस। अपने ओपिनियन शेयर करना है। ओपिनियन से एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, 501 kg डेडलिफ्ट, क्या बोलते हैं, थॉर मार पाएगा? होगा ना भाई, होगा होगा। वेदांत, तेरा ओपिनियन क्या है इस पे, मार पाएगा थॉर? मुझे ये एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ए कम से कम फर्स्ट ऑफ 3 4। ऑल सुन सुन सुन, एक 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 ऐड करना है, 1 मिनट 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं। ये जो डेडलिफ्ट एडी हॉल ने भी किया था या फिर थॉर जो करने वाला है, इसको प्लीज मेंशन कीजिए कि ये इक्विप्ड डेडलिफ्ट है, इसमें इन्होंने सूट यूज किया है, ये रॉ नहीं है। ये रॉ जब रॉ लोग इतना फाइट रॉ। करते हो ना कि हम रॉ कर रहे हैं, इक्विप्ड कर रहे हैं, तो इसमें भी ये ऐड करो कि ये इक्विप्ड है। ये इसने डेडलिफ्ट का सूट पहन के एडी हॉल ने भी किया था, और अभी थॉर ब्रांसन भी सूट डाल के ही करता है। या तो प्लीज ये मेंशन करना चालू करो लोग। या तो इक्विप्ड होने वाला है, पर या उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे इक्विप्ड और रॉ के बारे में, नहीं नहीं, वो भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बहुत है। बहुत पर लोग ऐसे उनको मुंह उठा के बोलते हैं ना कि नॉलेज नहीं, उनको नॉलेज नहीं। या हाँ एग्जैक्टली, मतलब वही मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बोले इन्फॉर्मेशन विचार। निकल के बात किया करो। नाइस। सो अब क्या लगता है, 500 किलो के ऊपर कोई डेडलिफ्ट कर पाएगा, थॉर कर पाएगा? मैं ही इज एक्चुअली इतना एमिंग फॉलो टू नहीं करता स्ट्रॉन्ग डेडलिफ्ट मैन को, तो 520 मैं इतना केजी। ओपिनियन अपना बता नहीं सकता। मुझे क्योंकि एक्चुअली बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे उतना कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं अपना ओपिनियन पे दे नहीं सकता ना। बीच में अभी थोड़ा सा फाइट हुआ था एडी हॉल और इसके बीच में, थॉर के बीच हाँ में। एडी हॉल वो एक्चुअली लाइज लेजिट था। एडी हॉल थोड़ा सा ये हो रहा था, पिस्ड ऑफ हो रहा था कि उसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ इन द अच्छा। फाइट। कि देख, अगर कोई रिकॉर्ड बनाता है और वो टॉप पे रहना चाहता है तो वो चाहेगा ना ऑब्वियसली वो मेरा रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म तक रहे, कोई नहीं तोड़ना उसका पड़े। सुनना, उसका मेन पॉइंट क्या था कि वो बोल रहा था कि मैंने जैसे लोगों के सामने ये रिकॉर्ड तोड़ा इन अ कंपटीशन, पर वैसे थॉर क्यों नहीं कर रहा। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कोरोना वायरस हो रहा है। और उसको ये एग्जैक्ट। अच्छा ये भी मिल गया, रीजन भी मिल गया, एक्सक्यूज भी मिल गया बताने के हाँ, लिए। पर देख, कैंसर एज कैंसर। एज ऑफ इट लाइक, देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ज़्यादा ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, मेरा मेरा थिंग है वो, मतलब मुझे जब ऑडियंस होता है आई हैव द करेज, मतलब मुझे वो पसंद आता है अच्छा परफॉर्म करने का, क्या बोलते हैं उसका, फ्लाइट ऑफ फाइट्स मेरा ऑन हो जाता है, मतलब एड्रेनालिन। एड्रेनलिन रश आता है, और करके परफॉर्म में और मारेगा। राइट। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर एडी हॉल, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगर वो ऐसा लिफ्टर हुआ तो। पर देख, डेडलिफ्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 500 किलो डेडलिफ्ट करना, बी इन योर होम और ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या बोलता है? राइट। और आई वो थिंक शायद वो स्ट्रीम भी होने वाला है, रो। ESPN पे वो स्ट्रीम होने अगेन वाला डिपेंड है, करता उसके है बाद एथलीट टू एथलीट। सर्टिफाइड जज भी उधर होने वाला है। या तो इट्स अ लिजिट कंपटीशन, लिजिट 500 के डेडलिफ्ट, और उस थॉर ने मारा था ना 470 के डेडलिफ्ट, क्या स्मूथ था बे वो, मतलब आई बिलीव कि थॉर 500 किलो के ऊपर कंपेयर मारने वाला है। कंपेयर किया ना तूने एडी हॉल का 465 और थॉर ब्रॉनसन का 470,
तो थॉर का ज्यादा स्पीड था अच्छा। ऑब्वियसली स्पीड। और उसने मेंशन किया उसी वीडियो में कि वो उसी दिन भी 500 किलो इजीली कर सकता है, लेकिन वो पीक के लिए रुक रहा है, उसका अभी तक पीक ठीक से हुआ नहीं, ऐसा वो बोल रहा था। प्रॉपर पिक किया। और वो So- बोल रहा है कि वो 501 करके रुकने नहीं वाला, वो ज्यादा 520 तक जाएगा। सो होप फॉर द 520 बेस्ट। इज द मेन गोल। मतलब सोच कितना टोचा मार रहा है वो। हाँ देख, वो एलिट लेवल पे वो स्ट्रॉन्गमैन में सब लीगल और होता है। और एक चीज एक है जोक अनिकेत, मार रहा हूँ मैं, जोक यार, लेकिन ठीक है। हेलो, बोलना। हाँ उसने टेक्सास बार यूज किया है उसने डेडलिफ्ट के लिए, मतलब डेडलिफ्ट का जो बार रहता है ना, हाँ वो यूज करने टेक्सास वाला बार है। या फिर स्टिफ बार या फिर एलिफेंट बार। नहीं नहीं, नहीं एलिफेंट बार में उसने ट्राई किया था, लेकिन एलिफेंट बार में कुछ इशू होता है, मतलब एडी हॉल ने वो कुछ मतलब उनका कंट्रोवर्सी हो गया, तो उसकी वजह से वो बोला कि मैं डेडलिफ्ट बार के ऊपर ही 500 किलो करूंगा। और एडी अगर तू एडी हॉल कंपेयर ने भी, करेगा ना नहीं तो सुन, हाँ, एडी एडी हॉल ने हॉल, भी उसी बार पे किया था इसकी वजह से। हाँ हाँ राइट राइट। डेडलिफ्ट बार पे किया था, टेक्सास डेडलिफ्ट बार। यस। ओके। और वो एक्चुअली इजी रहता है कंपेयर टू एलिफेंट बार। एलिफेंट बार का पूरा मैकेनिक से अलग रहता है, और एक्चुअली ये मतलब एलिफेंट बार में बहुत ज्यादा विप है, तो हाँ आई वुड बिलीव वो सुमो लिफ्टर्स के ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, जैसे जमाल ब्राउनर के लिए वो एफिशिएंट रहता है। या शायद से वो विप लॉकआउट नहीं कर पाए, उनका वेट नीचे टच हो जाए, क्योंकि मे बी। उनका रेंज ऑफ मोशन कम होता है और ज्यादा विप होने की वजह से इट कुड बी पॉसिबल कि और वेट्स अनिकेत नीचे हो जाए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थॉर बियर्नसन की वीडियो में, हम्म कि वो डेडलिफ्ट करते समय वो उसने सूट भी पहना है, उसके बाद उसने वेलक्रो का एक बेल्ट भी पहना है, और उसके ऊपर उसने और एक सेकेंडरी जो अपना स्टैंडर्ड बेल्ट रहता है ना, वो भी पहना था। तो जस्ट और इमेजिन कि उसके कोर के ऊपर कितना टेंशन आ रहा होगा। एडी हॉल भी पहना था। एडी एडी हॉल, हॉल का मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन थॉर विल्सन ने पूरा डॉक्यूमेंट्री किया ना, तो वो एडी ज्यादा हॉल तो बेहोश हो विजिबल। गया था एग्जैक्टली 470 के। यार, उसके सब नस फट गए थे। वो बोला कि उस एडी हॉल का एक मैंने वीडियो देखा था, तो हाँ उसमें हाँ, उसने मेंशन किया था कि सेकेंड डे उसके बेटे का या फिर बेटी का बर्थडे था, तो उसको उस पार्टी में उन लोगों के नाम भी याद नहीं आ रहे थे, मतलब उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हुआ था। कोमा बेसिकली। डैम। और उसको 30 मिनट्स तक उसका जो ब्रीद है ना, वो ट्रैक नहीं हो रहा था, वो इतना हाई। तो यही मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं कि थॉर इतना इजीली कर पा रहा है, तो इट्स पॉसिबल थॉर कैन डू 500 की डेडलिफ्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद से हम लोग एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट इट ऑन द 2nd of May। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सदा स्ट्रांग रहो। पीस आउट।